हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज से इंडियन पॉलिटी, और इसमें हम चैप्टर वाइज इस डिस्कशन को देखेंगे। और जैसा कि ये इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो RO ARO हो या फिर UKPSC के कोई और एग्ज़ाम हो, EO हो, SI हो, या फिर लोअर PCS अपर PCS प्री का एग्ज़ाम हो। और उसके अलावा UKSSC का BDO BPDO, ये जितने एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड में, जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज मैनर में डिस्कस करेंगे, और वो कोर एरियाज देखेंगे जहाँ जिन कोर एरिया से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो हम उस तरीके से तैयारी करेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को उस तरीके से तैयार करेंगे, वो महत्वपूर्ण एरिया जहाँ से बार बार सवाल आते हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी तैयारी के लिए। तो उन एरियाज़ पे हम और ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, और हमारा पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हमें समझना ये है कि जो संविधान होता है वो क्या होता है। संविधान किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, और इन दिशा निर्देशों का जो स्रोत होता है उस देश का संविधान होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता होती है, कुछ नियम विनियम चाहिए होते हैं, जिसके अंतर्गत उस देश में शासन किया जा सके। अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई नियम विनियम होगा नहीं, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा होगा, जिससे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। तो इन नियम और विनियमों का जो दिशा निर्देशों का जो सेट होता है, ये संविधान होता है। और इस संविधान का निर्माण करने के लिए भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, और इस संविधान निर्मात्री सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के विचार विमर्श के उपरांत 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण पूरा हुआ। और 26 नवंबर 1949 को मिति मगशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को, भारतीय संविधान को, जो संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया था, को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान निर्माण के लिहाज से। और उत्तराखंड में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया। तो हमें देखना है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। और इसे एक निश्चित तिथि, जो कि 26 जनवरी 1950 थी, को पूरे देश में लागू किया गया है। यानी कि जो 26 जनवरी 1950 है, उस दिन से संविधान पूरे देश में लागू हो गया। इसका मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा हुआ, और उस दिन ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और उसके बाद जो पूरे देश में है, वो 26 जनवरी 1950 के बाद देश भारतीय संविधान लागू हुआ। इसके पीछे फिर हम देखते हैं कि इसके आगे हम देखते हैं संविधान सभा की मांग किस प्रकार भारत में उठी, और किस प्रकार से भारत में संविधान सभा को बनाने की मांग की गई। भारत की स्वाधीनता की मांग के साथ ही भारत में संविधान बनाने की मांग छिपी हुई है। अर्थात भारत में जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान भारतीय लोगों ने कहा कि अंग्रेजों से कि हमको अपने हिसाब से अपने देश में रूल करना है, यानी कि अपने हिसाब से इस देश को गवर्न करना है। तो उसके लिए हमें संविधान बनाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए भारत में स्वाधीनता के दौरान ही संविधान निर्माण की मांग की गई। और सबसे पहले इसको जो किया गया 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज्य विधेयक में भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा को गठित करने की मांग की गई। यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में एक स्वराज विधेयक लाया गया, और उस स्वराज विधेयक के अंतर्गत भारत में संविधान सभा गठित करने की मांग की गई। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारतीयों का संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर इसके बाद क्रमिक विकास के इस दौर में 1924 में संविधान सभा का विचार जो सर्वप्रथम आया, वो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, और ये कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया। इसके बाद वर्ष 1934 में संविधान सभा का गठन का विचार MN रॉय ने भी रखा।
और उसके बाद फिर आगे चल के 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठित करने की मांग की गई। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार कहा गया कि आधिकारिक तौर पे पहली बार कहा गया है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। फिर इसके बाद आगे चल के वर्ष 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। यानी कि 1938 में फिर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया और देश के लिए एक संविधान निर्माण के लिए एकमात्र तरीका संविधान सभा है, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। फिर एक ये स्टेटमेंट कभी आ जाता है कि किसने कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये आपको याद रखना है क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने कहा था। उसके बाद फिर 1940 में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। जब 1900 इसका मतलब ये है कि 1940 में फिर जब अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दिया गया, तो उसके अंतर्गत पहली बार सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारत में एक संविधान निर्माण की आवश्यकता है और उस संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा को गठित करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के लिए पहली बार सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया गया कि भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। तो ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव के दौरान स्वीकार किया गया। उसके बाद फिर आगे चल के 1942 में क्रिप्स योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। तो फिर क्रिप्स मिशन में फिर एक कदम आगे बढ़ के ब्रिटिश सरकार एक ऐसी घोषणा करती है कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फिर भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इसका विरोध करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस क्रिप्स मिशन को योजना को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि इसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए एक स्पष्ट बात नहीं की गई थी। इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया था कि भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, इसलिए फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसका विरोध करते हैं और इस क्रिप्स योजना को ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था और स्वीकार करा था। तो कई बार आता है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना को क्या कहा था या फिर किसने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन योजना को कहा था। तो गांधी जी ने ये कहा था। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान सभा का क्या कंपोजिशन था, यानी कि क्या संरचना थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और कई बार ये भी आता है कि भारत में संविधान सभा का गठन जो किया गया था उसमें सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया गया था। तो जनसंख्या के आधार पर भारतीय संविधान सभा में सीटों का बंटवारा किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान के सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आधार पर किया गया था। तो ब्रिटिश प्रांतों से जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सीधे प्रांत थे, तो वहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव किया था। तो बेसिकली हुआ क्या था, जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पे जो विधायिकाएं थी, विधायिकाओं से कुछ लोग आए थे भारतीय संविधान सभा में, और उन संविधान सभा में जो सदस्य आए थे उन विधायिकाओं से, तो उनका निर्वाचन जो हुआ था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि जिस जिस अनुपात में जिस जिस पार्टी के सदस्य वहाँ पे होंगे उनको उस अनुपात में अपने कैंडिडेट भेजने का अवसर मिला होगा। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति यह है कि उसमें क्या होता है, जो वोटर होता है, जो वहाँ पे विधायिका में जो वोटर था उसने प्रेफरेंस भरी कि प्रेफरेंस है कि ए हमारा जो है वो पहले नंबर पे है, सी जो है हमारे तीसरे नंबर पे है, डी जो है हमारे सी जो है हमारे दूसरे नंबर पे है और डी जो है हमारे चौथे नंबर पे है। ऐसा करके कुछ भी प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। तो उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से फिर वहाँ पे सिलेक्शन होता था कि अगर इसको ज़्यादा वोट नहीं मिले
तो फिर जो दूसरे नंबर पे जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे फिर उसका इलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा उस पर्टिकुलर इलेक्शन के दौरान। तो इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति बोलते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको और फिर बेहतर तरीके से देखेंगे। संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों से और अंशतः नामित यानी कि ये भारतीय रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे हुआ था एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा जो थी वो अंशतः नामित और अंशतः निर्वाचित थी। ये चीज़ आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधायिका से हुआ था। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिश प्रांतों में जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो वहाँ की विधायिकाओं से हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है कि महात्मा गांधी जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जो देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें थी वो नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। क्योंकि बेसिकली उन्होंने इसलिए वो अलग रहने का फैसला किया, अगर देशी रियासत संविधान सभा में शामिल हो जाते तो संविधान सभा का निर्माण ही इसलिए हुआ था देश में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। अगर देश में लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो फिर रियासतों के राजे रजवाड़े जो हैं उनको वो पावर और वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जिन्हें वो पीढ़ियों से भोगते आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उस पूरी संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की संरचना कैसी थी। तो भारतीय संविधान सभा की संरचना हम इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत इस पूरे उसके अंतर्गत देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान की संरचना वह संविधान के सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी। इस मिशन का प्रस्ताव था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। यानी कि मिशन ने कहा था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर भारत में संविधान सभा में एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इस आधार पर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के आधार पर संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, यानी कि 389 सदस्य थे, जिनमें जो प्रांतों से थे वो 296 थे और देशी रियासतों से जो होने थे वो 93 सदस्य होने थे। यानी कि प्रांतों से मतलब है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे उनसे 296 सदस्य आने थे और जो देशी रियासतें थी जहाँ पे राजा रजवाड़ों का शासन था वहाँ से 93 सदस्य आने थे संविधान सभा में। और इस संविधान सभा के लिए फिर आगे चल के जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुए ये चुनाव, जिसमें कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए जबकि मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी को एक एक स्थान पर जीत हासिल की थी। तो हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 1946 में जो प्रांतीय चुनाव हुए तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इन्हीं से फिर आगे चल के संविधान सभा के लिए जो संविधान सभा के लिए जो सदस्य थे वो चयनित हुए या फिर हम उसको कहते हैं कि वो सिलेक्ट हुए, वहाँ से आए। तो हमें ये याद रखना है कि 1946 के प्रांतीय चुनावों से भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्य आए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि संविधान सभा में जो दलीय स्थिति थी वो कैसी थी, यानी कि किस दल के कितने लोग संविधान सभा में थे। तो जो संविधान सभा में है यहाँ पे कांग्रेस के सर्वाधिक हैं। एक नंबर पे कांग्रेस है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग है। कभी पूछा जा सकता है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करें। तो ये एक दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसके थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73। आपको ये दो चीज़ें याद रख लेनी है। कांग्रेस के 208 सदस्य थे और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। उसके बाद फिर यूनियनिस्ट पार्टी जिसका एक, फिर यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जाति परिसंघ, सिख, साम्यवादी, स्वतंत्र, निर्दलीय 8। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और कुल मिला के 296 थे। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ब्रिटिश प्रांतों को 296 लोगों को सेलेक्ट करने का 296 लोगों सदस्यों को चुनने का अधिकार था, जबकि देशी रियासतों को 93 लोगों को
भेजने का अधिकार था। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही कैसी हुई और वहाँ कैसे-कैसे तरीके से संविधान का निर्माण किया गया। तो जो संविधान सभा की कार्यवाही है उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर, वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और यहाँ से बार-बार क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान निर्माण की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। यानी कि मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। वरिष्ठतम सदस्य जो संविधान निर्माण सभा के थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुई। ये इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद, और उनकी नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अंतर्गत हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी कि 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे उस संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव एक इम्पोर्टेंट है और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से फिर भारत का जो प्रियम्बल बना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव ही है एक प्रकार से। जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पार्लिया उस संविधान सभा में रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और इसमें संविधान की संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित है। तो ये बार-बार क्वेश्चन आता है कि कब इसको किसने पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें कई बार आता है क्वेश्चन कि संविधान सभा की संरचना में के दृष्टि से उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो संविधान की संरचना के मूल तत्व और दर्शन को लेकर चलता है। यानी कि इसमें जो संविधान की मूल संरचना कैसी होगी और उसका संविधान का जो मूल दर्शन होगा वो कैसा होगा उसकी बात की गई है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फिर उद्देश्य प्रस्ताव को जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पेश किया था, उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया फिर। वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग इंडियन डोमिनियन से के सदस्यों को धीरे-धीरे संविधान सभा में जोड़ने लगे। यानी कि पहले इन्होंने विरोध किया था, देशी रियासत और मुस्लिम लीग जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे, बाद में धीरे-धीरे फिर भारतीय संविधान से जुड़ने लगे और उसकी कार्यवाही में पार्टिसिपेट करने लगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यानी कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू की गई और ये माउंटबेटन योजना आपको जैसा पता ही है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये भारत के विभाजन से संबंधित थी। अब हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा की स्थिति में कैसे 2 बदलाव किए गए। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसके बाद भारतीय संविधान सभा किस प्रकार से काम किया उसने 2 तरीके के काम किए। एक तो संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई, जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी और उसको 2 कार्य सौंपे गए। यानी कि 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम भारत का बना, इससे क्या चेंजेज आए भारतीय संविधान सभा में। तो इसका चेंज एक तो ये आया है कि संविधान सभा जो थी वो पहले ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत थी, अब वो संप्रभु बन गई और स्वेच्छा से भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सकती है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु कब बनी, तो 1947 के अधिनियम से 1947 में। दूसरा है कि भारतीय संविधान को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए, जिनको वो अलग-अलग तरीके से करती थी। पहला कार्य ये था कि भारत के लिए आम कानूनों का निर्माण, कानूनों का निर्माण करना और इस कानून निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद का कार्य करती थी। यानी कि वो संसद की तरह काम करती थी कानून निर्माण बनाते टाइम और उन्हें लागू करना इस का काम था, जब वो इस संसद का काम था, अंतरिम संसद का, जब वो कानून निर्माण करती थी। तो जो जीवी मावलंकर थे वो पहले लोकसभा अध्यक्ष बने और
वो जो थे वो अंतरिम संसद के लिए जो संविधान सभा काम कर रही थी उसके अध्यक्ष बने, उस लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो हमें याद रखना है कि जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे और अंतरिम संसद के तौर पे जब संविधान निर्माण सभा काम कर रही थी तो उस दौरान वो अध्यक्ष बने थे। और दूसरा जो काम करती थी संविधान उसका संविधान सभा, उसका काम था वो संविधान निर्माण करना, और ये काम जो संविधान निर्माण करने का काम था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में करते थे। ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, जैसे हमने देखा कि कैसे भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, तो उस दिन तक ये दोनों कार्य करते रहे। उसके बाद फिर वो संविधान सभा संसद के तौर पे तो काम करती रही, पर संविधान निर्माण सभा के तौर पर क्योंकि काम कंप्लीट हो गया तो उसने फिर जारी नहीं रखा आगे काम। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। आगे फिर मुस्लिम लीग फिर से अलग हो जाती है क्योंकि देश का बंटवारा हो जाता है, तो फिर जो मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या को हटाकर फिर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब पहले कितनी थी, 389 सीटें थी, उसके बाद घटकर फिर 299 यानी कि 299 हो जाती हैं। संविधान सभा के इसके अलावा और कुछ और काम भी थे। जो भारतीय संविधान सभा थी उसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकृति दी थी, और फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता कि राष्ट्रमंडल को स्वीकृति कब दी थी, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो ये डेट्स आपको याद रख लेनी है। जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि उसके बाद संविधान सभा जब इस संविधान का निर्माण प्रक्रिया पूरी हो जाती, तो उसके बाद संविधान सभा फिर अगले इलेक्शन तक जो मई 1952 में होते हैं तब तक अंतरिम संसद के रूप में ही काम करती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान निर्माण में कुल कितने सत्र हुए थे, तो 11 सत्र हुए थे, कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जो संविधान निर्माण से संबंधित हैं, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें संघ शक्ति समिति हो गई, संविधान समिति हो गई, और राज्य समिति हो गई, राज्यों से समझौते हेतु। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शी समिति सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको देख लेनी है कि कौन सी देख लेना है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन था। जो संविधान के निर्माण के लिए है प्रारूप समिति, यानी कि जिसने पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार किया उस संविधान का, तो वो एक इम्पोर्टेंट समिति थी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो प्रारूप समिति थी, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान का अंगीकरण कैसे हुआ। तो संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। उस समय इसमें उद्देशिका और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थे। यानी कि संविधान निर्माण के समय इस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और एक उद्देशिका थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद ही उद्देशिका को शामिल किया गया था। यानी कि सबसे लास्ट में जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया था वो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना थी। अब देखते हैं कि संविधान का प्रवर्तन कैसे हुआ। तो संविधान के कुछ प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हुए। यानी कि 26 नवंबर
1949 को जैसे ही अंगीकृत किया संविधान को, तो कुछ प्रावधान ऐसे थे इम्पोर्टेंट जो तुरंत लागू हो गए, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान। इसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो उसी दिन से लागू हो गए थे। और जो बाकी प्रावधान थे शेष बचे हुए, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इसीलिए इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और इस दिन से भारतीय संविधान, इसे संविधान दिवस के रूप में भी इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी दिन को। संविधान को लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 दोनों निरस्त हो गए। यानी कि संविधान लागू होने के बाद भारत संविधान अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1935 दोनों समाप्त कर दिए गए। जैसे कि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो ब्रिटिश अधिनियम से मिली है, तो हम कभी हमारी आज़ादी पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली है। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इन सब पे विचार नहीं करना, क्योंकि 1947 का अधिनियम ही समाप्त हो चुका है। अब वो अधिनियम बचा ही नहीं है। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट यह है कि एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल एंड जुरिडिक्शन एक्ट वो 1949 तक लागू रहा। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संविधान सभा का जो चिन्ह था वो हाथी था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखे चलना है। संविधान सभा का जो चिन्ह था वो हाथी था। सर वी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जो अयंगर जी थे वो संविधान के सचिव थे। H.V.R. अयंगर जो थे संविधान सचिव थे। S.N. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के प्रारूपकार थे, यानी कि चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। कई बार क्वेश्चन आते हैं इन चीज़ों से, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। नंदलाल बोस और B.R. सिन्हा द्वारा संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण व सजावट का कार्य किया गया, यानी कि नंदलाल बोस और B.R. सिन्हा ने इसको सजाया। बसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन किया। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस प्रकार हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, और ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो ये आपको ब्लू रंग से हाईलाइट किया गया है। ये सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पूरे चैप्टर को आप एक बार पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में संविधान की आगे की प्रक्रिया क्या हुई और भारत का राज्य व्यवस्था आगे कैसे कार्य करती है। और तब तक के लिए इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा हर वो उत्तराखंड के परीक्षार्थी को मिल सके जो कॉस्टली यानी कि महंगी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।